तो वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे और इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड फिर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचना है। इसके बाद हमें डीपीपी डिस्कशन भी करनी है। अराउंड 45 क्वेश्चन यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट एंड ट्राई इट योर सेल्फ। जरा सोचो कि इस तरह के क्वेश्चन को करना क्या है, दिमाग क्या लगाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है। होता भी तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में कभी कभी हमें ऑप्शन से हिंट मिल जाता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि आपको अगर मैं ऑप्शन भी दे दूं तो भी आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, अ सैंपल ऑफ क्ले वॉज पार्शियली ड्राइड। ओके, थोड़ा सा वाटर उसमें से हमने सुखा दिया एंड देन एनालाइज टू 50% सिलिका एंड 7% वाटर। ठीक है, तो पार्शियली ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद थोड़ा सा उसको जो फाइनली एनालाइज किया गया, तो ये पता लगा कि उसमें 50% सिलिका है जो कि क्ले का मेजर कंपोनेंट होता है और 7% वाटर उसमें था। तो ओरिजिनल जो क्ले थी सुखाने से पहले, पार्शियली ड्राई करने से पहले, उसमें 12% वाटर था, अब वो घट के 7% पे आ गया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल। कि अगर ड्राइंग के बाद, अब आप ये मत कर देना सर, अच्छा 5 7 और 5 12, अच्छा पहले 12% वाटर था, अब 7 हो गया, तो वो 5% था। तो मतलब अभी अगर सिलिका 50 है तो पहले शायद 45 था या 55। ऐसा ऐसा फालतू चीज़ मत करना गलती से, राइट? इट डजंट वर्क लाइक दैट। देखो, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये एक अलग तरह के थॉट प्रोसेस में आपको लेके जाता है। तो इसमें आपको पहले देखिए ये ध्यान देना है कि आप करेंगे क्या, है ना? सोचना है कि करना क्या है यार इसमें। ठीक है, पहले 12% वाटर था, फिर 7% हो गया, मतलब पानी तो वेरी कर रहा है। ओके, पहले जितना सिलिका था अब भी उतना रहा होगा। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा पानी कम हो गया, तो परसेंटेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदलेगा, पर जो अमाउंट ऑफ सिलिका था पहले, अभी भी वही रहेगा, क्योंकि सुखाने से सिलिका तो चेंज नहीं हुआ। अब देखो, अगर अगर सुखाने के बाद 50% सिलिका है, 7% वाटर है, तो बेटा बाकी का क्या है? बाकी क्या है? ये 100% तो नहीं बना, है ना? ये तो 57% बना, राइट? तो 43% क्या है? इम्प्योरिटीज होंगी। तो हम ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर पार्शली ड्राइंग परसेंटेज सिलिका, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है आपको। ये परसेंटेज सिलिका आपका था 50, परसेंटेज वाटर था आपके पास 7%, एंड परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये थी 43%। अब मुझे बताइए, ड्राई करने से ना तो सिलिका के अमाउंट पे फर्क पड़ेगा ना इम्प्योरिटी के अमाउंट पे। हाँ, उसकी परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, अमाउंट में नहीं पड़ेगा। तो अगर उनकी मैं रेशियो की बात करूं तो क्या वो सेम रहेगी? रहनी तो चाहिए, क्योंकि उनमें कोई चेंज आ नहीं रहा है, उनके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट हियर इज परसेंटेज ऑफ सिलिका डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ड्राई करने के पहले और ड्राई करने के बाद। तो बेटा ड्राई करने के पहले कितना था परसेंटेज ऑफ सिलिका, कितना था? आ, सोचो, ड्राई करने से पहले कितना रहा होगा? वी डोंट नो। पानी कितना था आपका? 12%। तो बाकी कितना बचा आपका? 88%। तो उस 88% में से लेट्स से x% सिलिका है, तो 88 माइनस x आपका क्या होगा? इम्प्योरिटीज, है ना? ठीक है, तो चलिए, तो ड्राई करने से पहले सिलिका कितना था? x, और इम्प्योरिटी कितनी थी? 88 माइनस एक्स। ड्राई करने के बाद सिलिका कितना आ गया? 50, और इम्प्योरिटी कितनी आ गई? 43। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रेशियो मेंटेन रहेगी, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 47.3 के आसपास। ओके, एंड दैट इज योर आंसर। तो कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि एक चीज वेरी कर रही है पर बाकी दो चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो उनकी रेशियो फिक्स रहेगी। परसेंटेज तो चेंज हो जाएगी पर रेशियो उनकी फिक्स रहेगी। ओके, तो दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन। मतलब आपको वैरायटी का पता होना चाहिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स, ठीक है, पॉज द वीडियो, 30 सेकेंड में आई थिंक आपसे आराम से ये हो जाना चाहिए। चलिए, एंड इन द मेन टाइम आई जस्ट गेट माई सेल्फ हाइड्रेटेड विद डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। कल भी मैंने बताया था बहुत काम की चीज़ होती है। ओके, चलिए देखो, तो यहां पर पूछा गया है और जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है ये। A gaseous compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% biomass, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको अमाउंट दिया गया है। द डेंसिटी ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। ओके, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, चलिए बाल को, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही चीजें जिनसे मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है, और हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दी है तो नाइट्रोजन के आराम से निकल जाएगी ना, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ रुको, अलग अलग नहीं इनको करते, इनको परसेंटेज के अंडर ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यहाँ पर आपका नाइट्रोजन का आ जाएगा, ये 12.5 है तो 87.5, और हाइड्रोजन का आ जाएगा 12.5। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 आ जाएगा, हाइड्रोजन का आपका 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको रेशियो लेनी है ना, परसेंटेज ऑफ ऑन एटॉमिक वेट, तो आपकी मोलर रेशियो, ठीक है। तो 87.5 डिवाइड बाय 14, मैं जरा कैलकुलेट मैं भी कर लेता हूँ, तुम लोग भी कर लो। 87.5 डिवाइड बाय 14 दैट इज 6.25, एंड 12.5 डिवाइड बाय 1 दैट इज 12.5। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है अपने को। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, जो दो आपके मोलर रेशियो आई हैं उनमें से जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 6.25 डिवाइड बाई 6.25 आपकी 1 आ जाएगी, और 12.5 डिवाइड बाई 6.25 आपकी 2 आ जाएगी। मतलब हाइड्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1:2 का रेशियो है। ओके, तो 1:2 के रेशियो में आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए आंसर आ सकता है और ऑप्शन डी भी आंसर आ सकता है। नाउ व्हाट दे हैव गिवन इज कि रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव टू हाइड्रोजन जो डेंसिटी दैट इज 16, मतलब उसको वेपर डेंसिटी बोल रहे हैं, नथिंग एल्स। तो वेपर डेंसिटी इज गिवन एज 16। मॉलिक्यूलर वेट क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, मतलब 32। तो मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सोचूं कि NH2 सही आंसर है, NH2 का मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आ रहा है, 16 सिर्फ, मेरे को तो 32 चाहिए, तो ऑब्वियस बात है डी विल बी द आंसर। ओके, तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो कल मैं बात कर रहा था कि जैसे अब तक हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, हम उसको पहले बैलेंस करते हैं और फिर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सिंपल इक्वेशन जहां पर बैलेंसिंग करना आसान है वहां तो मोल कॉन्सेप्ट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। पर कई बार कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं, बैलेंसिंग बहुत टाइम खा देती है उसमें, तो हम कुछ ऐसा तरीका चाहते हैं जिसमें बैलेंसिंग ना करना पड़े, तो वहां पर हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काफी काम आता है। या मान लीजिए ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, कुछ ऐसा लंबा सा रिएक्शन है, वहां पर आप कितनी बार बैलेंसिंग करते रहोगे, है ना। क्योंकि ए से बी बन रहा है तो पहले उसको इक्वेशन को बैलेंस करोगे, फिर कुछ डेटा निकालोगे, फिर बी से सी बन रहा है उसको बैलेंस करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा निकालोगे, राइट। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ए टू बी जा रहे हैं, बी ए गिव्स यू बी प्लस सी, नहीं 2b+c, और वो दे रहा है 3d। ओके, अब मैं इसको मोल से करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इक्विवेलेंट बोलता है जितने इक्विवेलेंट ए के होंगे उतने इक्विवेलेंट बी और सी के वो बनाएगा, और उतने इक्विवेलेंट आगे डी के बनेंगे। तो मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज डायरेक्टली इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। तो मुझे बीच का पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे को डायरेक्टली डी ही निकालना है। और मान लीजिए अगर मेरे को ए और सी को रिलेट करना है तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो मेरे को फालतू की बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती ऐसी जगहों पे। That is why equivalent concept comes in handy sometimes, not always. तो balancing is not generally required, and equivalent weight जो molecular weight की तरह fix नहीं होता बेटा, वो variable
होता है, क्योंकि वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे H2SO4 की नॉर्मल अगर आपको बात करूं मैं, तो H2SO4 का एन फैक्टर हम नॉर्मली 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव दे सकता है, पर द पॉइंट इज दे सकता है और देगा, इनमें डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन आपको दी गई ये वाली, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर दिख रहा है कि H2SO4 दोनों H पॉजिटिव दे दिया और Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि एन फैक्टर इसका 2 है। बट सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो NaHSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसने सिर्फ एक ही अपना H पॉजिटिव Na पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहले वाले केस में इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वो आ जाएगा 98 डिवाइड बाई 2, किसके लिए? H2SO4 के लिए, है ना, 49। और सेकंड वाले केस में अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वो आ जाएगा जस्ट 98, दैट्स इट। तो इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, रिएक्शन टू रिएक्शन हमें देखना पड़ता है। अब जैसे ये आपको इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये क्या है, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई साहब, जितने इक्विवेलेंट ए के होंगे उसको पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए उतने ही इक्विवेलेंट बी के चाहिए। मतलब अगर इक्विवेलेंट ऑफ ए 4 हैं तो उसको 4 इक्विवेलेंट बी के चाहिए, 4 इक्विवेलेंट वो सी के बनाएगा, 4 ही इक्विवेलेंट वो डी के भी बनाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए ये चीज़ तो हमें पता है कि यार इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एसिड के लिए एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है, बेस के लिए एसिडिटी होता है, सॉल्ट के लिए उसका कैटायनिक या एनायनिक चार्ज होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए पर मॉलिक्यूल, दैट इज द रिडॉक्स में हम कैसे निकालेंगे। चलिए, तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास है व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोज आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब पूरे स्पीशीज में इकलौता एटम कोई एक होगा जो या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, जैसे अब ये आपको केस याद भी रखने हैं कि भैया MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव में जाता है। तो अगर आप MnO4 नेगेटिव को देखें तो बेटा MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है वो 2 पे। लेफ्ट में भी एक मैंगनीज है, राइट में भी एक मैंगनीज है, तो 7 से 2 में गया, कितने का डिफरेंस आया? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर आ गया 5। तो मतलब अगर मैं ये पूछूं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना आएगा यहाँ पे, तो आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। सिंपल, क्योंकि एन फैक्टर 5 है। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव +7 से +2 में जाता है। फिर आई नेक्स्ट बात बेसिक और न्यूट्रल मीडियम की। यहाँ पर अगेन KMnO4 या MnO4 नेगेटिव, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये MnO2 में जा रहा है, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 में +4 है, तो 7 से 4 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, तो इसके लिए एन फैक्टर आपका 3 आ जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा तो ये 7 से 4 में जाता है, हाईली बेसिक में ये 7 से 6 में जाता है, ये +7 से यह रहेगा आपका +6 में। ओके, तो 7 से 6 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, n=1। और एसिडिक मीडियम अगर आपका MnO2 भी है तो वो भी आपका +4 से +2 में जाता है, तो मतलब वहां पर आपका एन फैक्टर आपका 2 आ रहा है। ये MnO4 के जो केसेस हैं एसिडिक बेसिक और हाईली बेसिक वाले, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट C2O4 2 नेगेटिव गिव्स यू CO2। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर देखिए कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, क्या ऑक्सीजन की हो रही है, कार्बन की हो रही है। अब आप बोलोगे सर ऑब्वियसली कार्बन की हो रही है, तो बेटा कितनी हो रही है? देखिए कार्बन यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव में कितना है, +3 में, और CO2 में कितना है, +4 में। क्या नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ सेम है? नहीं। तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा होता है उसके नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना आता है। लेफ्ट में क्योंकि 2 कार्बन, राइट में भी आपको 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2CO2 करना पड़ेगा ना, ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन को पहले बैलेंस करना है। आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस करने लग जाए, नहीं, जो एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बैलेंस करना जरूरी है। ऑक्सीजन की नहीं हो रही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कार्बन की हो रही है, इसलिए यहाँ 2 थे वहां मैंने 2 किए। ऊपर MnO4 में अगर आप देखोगे वो एक एक एटम ही है, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, राइट। अब क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन +3 में है ना, तो बेटा 2 कार्बन कितने में हो जाएंगे, 6। यहाँ पे एक कार्बन 4 में है तो 2 कार्बन में 8,
तो 6 से 8 में जा रहे हैं हम, तो इसलिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। 6 से 8 में ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। वैसे अगले केस में यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर इसकी +3 है, तो यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 करने हैं, तो एक क्रोमियम 6 में है तो 2 क्रोमियम 12 में हो गए, और यहाँ पर एक क्रोमियम 3 में है तो 2 6 में हो गए, तो 12 से 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, तो n=6। तो याद रखना आपको, डाइक्रोमेट आयन Cr272 नेगेटिव आपका क्रोमियम +3 में जाता है एसिडिक मीडियम में, फिर IO3 नेगेटिव से I2 में जा रहा है, तो बेटा IO3 नेगेटिव में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा 5, है ना, +5 आ रहा है, एंड I2 में आ रहा है 0। अब क्योंकि राइट साइड I2 है तो लेफ्ट में भी यार 2 आयोडीन रखने पड़ेंगे मेरे को, ओके। तो एक आयोडीन +5 में है तो 2 कितने में जाएंगे +10, यहाँ पर एक 0 में, 2 भी कितने में 0 में, तो आप बोलोगे सर 10 से 0 10 का चेंज आ रहा है, फाइन, तो एन फैक्टर 10 आएगा नहीं, क्यों सर, पीछे यही तो कर रहे थे आप, हाँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया 2 IO3 नेगेटिव के लिए, 2 IO3 नेगेटिव के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, तो अगर 2 मॉलिक्यूल के लिए 10 लग रहे हैं तो एक के लिए लगेंगे 5। ऊपर क्या था, ये एक मॉलिक्यूल में ही 2 क्रोमियम थे, मॉलिक्यूल 2 नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल एक ही है, यहां पर मॉलिक्यूल 2 हो गए, और मैं अगर IO3 नेगेटिव का एन फैक्टर निकालता हूं, एन फैक्टर फॉर IO3 नेगेटिव, तो वो मेरे पास 5 आ रहा है। अब आप लोग सर अगर I2 के लिए निकालना हो तो, अगर रिएक्शन उल्टा होता सर, I2 गिव्स यू IO3 नेगेटिव, तो आयोडीन के, मान लीजिए उसको भी लिख लेते हैं, I2 गिव्स यू IO3 नेगेटिव, सर तब क्या करते, ये 0 है, ये +5 है, यहाँ इसको 2 करते, है ना, तो ये 2 × 0 0, और ये 2 × 5 10, तो 0 से 10, हाँ तब बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही बात है। तो वैसे केस में एन फैक्टर फॉर I2 जो होगा वो 10 होगा, तो ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो निकालने हैं, दैट डजंट मीन कि तुम पूरे रिएक्शन में किसी का भी एन फैक्टर वैसे ही बोल दोगे, ठीक है, यहां से यहां जाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपने निकाल दिए, फिर ये देखो इसके लिए निकाल रहे हो एन फैक्टर या इसके लिए निकाल रहे हो, तो वो फिर पर मॉलिक्यूल आपको देखना है, ओके, तो दैट इज द थिंग। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग, तो आई विल सिंपली से कि आप 1 मिनट का समय लो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्यारा सा न्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से मैक्सिमम ने ऊपर अभी सॉल्व कर ही लिए हैं, ठीक है। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आपको अभी पता है यार N इसका 5 होता है, KMnO4 इन अल्कलाइन, अब देखो अगर अल्का मतलब माइल्डली अल्कलाइन नहीं, उसको प्रॉपर अल्कलाइन लेंगे फिर हम, स्ट्रांगली अल्कलाइन वाला, उसमें N आपका 1 होता है क्योंकि वो 7 से 6 में जाता है, N=1 होता है। और FeSO4 थर्ड वाला केस नहीं पढ़ा हमने ना, FeSO4.NH4 ट्वाइस मोहर सॉल्ट, यार मोहर सॉल्ट कन्वर्टिंग टू Fe3 पॉजिटिव, ओके, मोहर सॉल्ट कन्वर्टिंग टू Fe3 पॉजिटिव, तो बालकों मेरे को ये बताइए, प्रोडक्ट में आपको Fe3 पॉजिटिव चाहिए, तो यार वो आयरन ही ऑक्सीडाइज कुछ चेंज हुआ होगा ना यार, तो रिएक्टर में भी आयरन ही देखना पड़ेगा हमें, तो ये जो बाकी का ताम झाम है इस पूरे मॉलिक्यूल में, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ आयरन से, और वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में, तो सिंपली स्पीकिंग Fe2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, तो 2 से 3 में जा रहा है यार, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है क्लियरली, तो इसमें जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, तो किसके लिए 1 आ रहा है, पूरे सॉल्ट के लिए, ये जो सॉल्ट है ना, ये इस पूरे सॉल्ट के लिए एन फैक्टर तुम्हारा 1 आ रहा है, समझे, यस। देन डी K2Cr2 एसिडिक मीडियम में अभी पढ़ा था हमने, N=6 होता है, राइट, अभी पढ़ा ना हमने, बस दैट्स इट, हो गया ये। चलिए, तो वो एक केस था जब पूरी स्पीशीज में इकलौता एटम या तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या फिर रिडक्शन शो कर रहा है। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं, व्हेन वन एटम ऑफ द सॉल्ट अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बट अपीयर्स इन 2 प्रोडक्ट विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से, पर वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है आपको, जैसे Cr272 नेगेटिव में जो क्रोमियम है ये +6 में था, चेंज आया इसमें +3 में गया, +3 में ये 2 प्रोडक्ट बना रहा है,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब वो बोलोगे सर दोनों सेम तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सेम है, बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ना यार। जैसे KCl का क्लोरीन भी -1 में होता है, AlCl3 का क्लोरीन भी -1 में होता है, ऐसे समझो। ओके, तो क्रोमियम है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं है, N इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल आपको निकालना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपका 6 है, ये वाला आपका 3 है, ये वाला आपका 3 है। तो ऐसे केस में सिंपली एक क्रोमियम यहाँ पे +6 में, 2 हो गए 12 में, है ना। तो 12 से कितने कितने में जा रहे हैं, कितने कितने जा रहे हैं, हमें नहीं मतलब ये क्रोमियम दो जगह आया या एक जगह आया। पॉइंट इज इसको मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सिंपल। बाकी के पार्ट का मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो पता है ना कि क्रोमियम 3 में जा रहा है और दो जगह जा रहा है, तो इट इज लाइक 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो ये तो वही बात होगी जो पीछे हमने पढ़ा, +6 × 2 12, और ये +3 × 2 6, तो एन फैक्टर यहाँ पर आपका 6 ही आने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। तो क्रोमियम चाहे आपको एक ही मॉलिक्यूल में मिले या दो में मिल जाए, पर विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आपका ये रहेगा मामला। थर्ड, when one atom of the salt undergoes change in oxidation state but appears in two products with a different oxidation states। अब क्या है कि दो जगह दिख रहा है आपको, पर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से या सिर्फ रिडक्शन की वजह से। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि एक जगह ऑक्सीडेशन होगी और एक जगह रिडक्शन होगी, नहीं, दोनों जगह या तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है या दोनों जगह रिडक्शन ही हो रही है ना, या तो ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन। बट डिफरेंस ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में अलग अलग है। जैसे कि मैंगनीज यहाँ पे +7 में है, यहाँ पर +2 में है, और यहाँ पे +6 में है। ओके, तो क्या करना है, नाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन इन सच केसेस। क्यों? बिकॉज ये जो मेरे पास 3MnO4 नेगेटिव हैं, मुझे ये पहले पता लगे ना कि इसमें 3 में से 2 यहाँ गए और एक यहाँ पे गया। अगर मैं जस्ट ऐसे ब्लैंक इक्वेशन एक लिख दूं कि MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव प्लस Mn+6 और बोलूं कि बेटा निकालो एन फैक्टर, तो आप गलती कर दोगे। क्यों? अब मुझे नहीं पता ना यार कि कितने MnO4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हुए और कितने इसमें कन्वर्ट हुए, क्योंकि जब MnO4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, जब इसमें कन्वर्ट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। I need to know how many MnO4 negative are going in this product and how many in this product। तो ऐसे केस में जब तक आप बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे आप एन वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बैलेंस मैंने लगा दी है, बैलेंसिंग कर रखी है आपके लिए। तो 3 में से 2 यहाँ जा रहे हैं और एक यहाँ जा रहा है, तो ठीक है, पर हो तो टोटल ऑक्सीडेशन ही रही है ना, या रिडक्शन ही हो रही है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। 7 से 2 और 7 से 6 दोनों में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप ये निकालिए क्या कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कितना आया। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना, यस। तो 7 × 3 21, तो एक मैंगनीज 7 में है, 3 हो गए 21 में। ओके, ये दो मैंगनीज कितने में भैया, एक मैंगनीज 2 में, दो हो गए 4 में, और ये दो कितने हो गए, एक 6 में, दो हो गए 12 में, और ठीक है, तो ये 21 और ये हो जाएगा 12 + 4 16, 5 आ गया ना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर लो, 3MnO4 नेगेटिव में से 2 इसमें जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैंने ये गलती तो नहीं कर दी, रुको उसको मैं लिख के कर लेता हूँ, ये ना हाइलाइटर वाले से थोड़ा सा गलती हो सकती है। देखो 3MnO4 नेगेटिव में से 2 आपके इसमें गए, तो 2MnO4 नेगेटिव जो है आपके 2Mn2 पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक है। 7 से 2 5 5 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 10 का चेंज आ जाएगा, ठीक है टोटल। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए आपके, और एक MnO4 नेगेटिव आपका Mn+6 में जा रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है, पर मॉलिक्यूल हमें निकालना है, ओके। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पर नॉर्मली करें तो 7 × 3 21, अब एक मैंगनीज 2 में, दो हो गया +4 में, और एक 6 में है। हाँ, तो मैं उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था फालतू में, एक ही है ना,
6, तो ये हो गया 6 4 10 और ये 21, तो 21 से हम 10, तो 11 का डिफरेंस आया। पर 11 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है 3 MnO4 के लिए, पर मॉलिक्यूल मेरे को चाहिए होता है, तो 11/3, तो एन फैक्टर आ जाएगा आपका 11/3। ठीक है, सिंपल। Yes. Next one. When one atom of the salt undergoes change in oxidation state in one product but remains same in another. दो जगह मिल रहा है वो, बट वो एक ही जगह चेंज हुआ। जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें K2Cr27 की, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन वन प्रोडक्ट बट रिमेन सेम इन अनदर। ओके, K2Cr27 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पर हो रही क्लोरीन की। यहाँ पर क्लोरीन -1 में है, यहाँ -1 में है, यहाँ -1 में है, और यहाँ पर आपका 0 में है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन वन प्रोडक्ट बट रिमेन सेम इन अनदर, मतलब ये -1 से सेम रहा, ये वाला भी सेम रहा, सिर्फ यहाँ पर आपका चेंज हुआ है, तो एक ही में चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक में चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसी ये इक्वेशन बैलेंस है, राइट? क्योंकि मेरे को पता लगना चाहिए ना कि HCl में से कितने क्लोराइड सेम में रहे और कितने में चेंज आया। जस्ट मैं अगर ये बोल दूं आपको कुछ ऐसे कि HCl gives you KCl plus CrCl3 plus Cl2, तो आई नीड टू नो कितने HCl इसमें गए, कितने इसमें गए और कितने इसमें गए, क्योंकि जो इसमें गए उन्हीं में चेंज आया, तो उसी से मेरे को एन फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा 14 HCl थे, बैलेंस करने का पता लगा, 2 यहाँ गए और 3 2 6 यहाँ गए। ठीक है, तो 6 क्लोराइड, 2 यहाँ पे 8, 8 में तो सेम रहा, सिर्फ 6 में चेंज आ रहा है। 3Cl2 का मतलब 6 क्लोरीन एटम्स। ओके, यस। तो आप ये बोल दीजिए कि 6HCl कन्वर्टिंग इनटू 3Cl2, तो 6HCl में आपका कितना रहेगा? ये -1 में है, ये आपका 0 में है। ओके, तो 6 इंटू -1 -6, और ठीक है, ये तो 0 रहेगा ना, किसी से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इलेक्ट्रॉन के चेंज आ रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, तो एन फैक्टर यहाँ पे 6 है। एन फैक्टर ऑफ HCl इज इक्वल टू 6, सिंपल। Next one, salts in which more than one atom undergo change in oxidation state as a result of either oxidation or reduction. More than one atom, पहले तक बात हो रही सिर्फ एक ही एटम है पूरे मॉलिक्यूल का जो या तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या रिडक्शन में कर रहा है। अब बोल रहे हैं मोर देन वन एटम हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जैसे FeC2O4 में यहाँ पर आयरन क्या है बेटा, ये +2 में है और कार्बन +3 में है। प्रोडक्ट में आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ, तो कार्बन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, एक से ज़्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर एटलीस्ट दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया, है ना, या तो दोनों ऑक्सीडाइज होंगे या तो दोनों रिड्यूस होंगे, है ना, मतलब सेम प्रोसेस चलेगा दोनों में, है ना, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या करना है, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना, तो अब निकाल लो, जस्ट कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। बताओ, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए एक Fe से 3 पॉजिटिव गया, 2 से 3, तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, राइट। एक कार्बन आपका 3 में है तो 2 कार्बन 6 में, और यहाँ पर एक कार्बन आपका 4 में, 2 8 में, तो कार्बन 6 से 8 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है वहाँ पे, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉसेज 3, है ना, फॉर एवरी FeC2O4 मॉलिक्यूल। तो एक FeC2O4 मॉलिक्यूल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हैं, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा उसका 3। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा था और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो कुछ नहीं, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस निकालने अगर ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन निकालने। ठीक है, चलिए अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, जस्ट ट्राई दिस फॉर 30 सेकेंड्स। The number of mole of oxalate ion oxidized by 1 mole of MnO4 negative in acidic medium R. चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। पॉज कर लो, वैसे तो 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो, और 1 मिनट में अगर हो जाए, आई थिंक आराम से 1 मिनट से कम टाइम में हो जाना चाहिए। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है।
ठीक है, देखो तो ऑक्सिलेट आयंस C2O4 नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो ये आ गया C2O4 नेगेटिव प्लस MnO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, MnO4 नेगेटिव, और एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव में, और C2O4 किस में जाता है, Cu2 में, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो देखो कार्बन ये +3 में था, ये +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, देन अब एक तरीका तो है आप इसको बैलेंस कर लो, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करके आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सिलेट बाय 1 मोल। एक तो है बैलेंसिंग कर लीजिए, दूसरा क्या है, आप ये बोले equivalents of C2O4 negative will be equal to equivalents of MnO4 negative। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, तो याद आएगा मोल्स ऑफ C2O4 नेगेटिव इंटू इसका एन फैक्टर कितना है। अब C2O4 का एन फैक्टर आपने खुद निकाला हुआ है, 3 × 2 6 और 4 × यहाँ पे 2 कर लो ना इसको, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 × 2 8, तो इसका जो एन फैक्टर है वो 2 है, और KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है 5, तो ये 2 आ जाएगा, एंड moles of KMnO4 या OMnO4 negative into 5, so number of mole oxalate by 1 mole of MnO4 negative कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है बॉस, moles of C2O4 negative is equal to 5/2 into moles of MnO4 negative। तो अगर MnO4 नेगेटिव के मोल आपको 1 दिया हुआ है तो उसको 1 कर लो, तो मोल ऑफ C2O4 नेगेटिव कितने आ जाएंगे 5/2, उसके 2.5 गुना, सिंपल, ए ऑप्शन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, इसको बैलेंस करके भी कर सकते हो पर ऐसे भी कर सकते हो। डन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब ये देखो मैंने आपको इक्विवेलेंट के एन फैक्टर कैलकुलेट करने के सारे केस नहीं करवाए इसमें, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस, कुछ बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए, अगर सारे करने लगे तो इट विल बिकम अ फुल फ्लेज्ड लेक्चर, जो ये नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसमें भी, देन विल स्टार्ट विद डीपीपी पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो। देखिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक विल हैव टू बी रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू प्रोवाइड produce sufficient hydrogen gas for completely reacting with the O2 obtained by decomposing 5.104 gram of PClO3। अच्छा क्वेश्चन है कि कितना जिंक लेंगे कि उसको एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट किया, जिंक प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2, वहां से जो H2 मिली है वो किससे रिएक्ट कर पाए, उस ऑक्सीजन से जो 5.104 ग्राम ऑफ KClO3 के डिकम्पोज करने से निकली, मतलब इस KClO3 को आपने तोड़ा KCl प्लस O2 में, इससे जो ऑक्सीजन निकली उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो उतनी हाइड्रोजन निकले उसके लिए कितना जिंक हम लेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करो। तो एक काम करते हैं, आई जस्ट इसको नेक्स्ट डीपीपी वाले पार्ट में स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेंगे, इसको डिस्कशन कर लेंगे इसका, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गया, एक ये आ गया कि सल्फर O2 से कंबाइन करके SO2 और SO3 दोनों बनाता है, अगर 10 ग्राम सल्फर को 12 ग्राम ऑक्सीजन से मिक्स किया है और रिएक्शन इस तरह से करवाया गया कि लास्ट में ना सल्फर बचे ना O2 बचे, तो कितना SO2 बचेगा और कितना SO3 बनेगा, ये आपको बताना है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दैट्स इट, डन, ओके। चलिए 2 क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम डीपीपी स्टार्ट करेंगे, फाइन। तो आई होप ये लेक्चर समझ आया, जहां पर समझ नहीं आया पॉज करो फिर से देखो उसको, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड, डू टेल अबाउट देम द कैनवस क्लासेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। चलिए बाय।